नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत देखिए बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर पलामू से सामने आ रही है, जहां तिलक समारोह में फायरिंग की गई है। हादसे में 2 लोगों को गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 लाइसेंसी हथियार भी जब्त किए गए हैं। नवाडी बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। तो पलामू से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां तिलक समारोह में फायरिंग की गई। हादसे में 2 लोगों को गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 लाइसेंसी हथियार भी जब्त किया। नवाडी बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। तो आपको ये बड़ी खबर पलामू से बताएं, तिलक समारोह में फायरिंग की गई है। हादसे में 2 लोगों को गोली लगी। फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 2 लाइसेंसी हथियार भी पुलिस ने जब्त किया है। नवाडी बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। पलामू से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां तिलक समारोह था और तिलक समारोह में ही फायरिंग कर दी जाती है। हादसे में 2 लोगों को गोली लग जाती है। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए जमशेदपुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएं, जहां हाथी रेलवे और वन विभाग के लिए बने चुनौती बन चुके हैं। रेलवे की पटरी पर हाथियों का मूवमेंट देखा जा रहा है। ट्रेन की चपेट में आने से हाथियों की मौत हुई है। कई बार हाथी के कारण यातायात भी बाधित हो चुका है। विभाग ने करोड़ों की योजना बनाई, कई उपकरण के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, लेकिन फिर भी हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमशेदपुर से आपको ये खबर बताया, जहां हाथी रेलवे और वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। रेलवे की पटरी पर हाथियों का मूवमेंट अभी भी जारी है और ट्रेन के चपेट में आने से कई हाथियों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में की जा रही जांच और विभाग में ट्रेजरी घोटाले की जांच अब की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से अवैध निकासी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां 3 करोड़ से ज्यादा की निकासी की गई। कर्मियों के वेतन पर प्रभाव भी इसका पड़ा है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में जांच अभी भी जारी है। विभाग में ट्रेजरी घोटाले की जांच जारी। विषय होना चाहिए कि जो स्वास्थ्य महकमा राज्य के स्वास्थ्य की चिंता करेगा लोगों को, वहां इस तरह से अगर कोई हालात खराब करने के लिए जिम्मेदार है तो निश्चित रूप से मंत्री पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। स्वास्थ्य महकमा में आखिर इमरान नाम का कौन व्यक्ति है जो हर फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? या इरफान अंसारी को बताना चाहिए कि वो इमरान वहां बैठकर क्या करता है। तो कहीं ना कहीं जो घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे देवघर का मामला हो, चाहे रांची का हो या अन्यत्र कहीं भी, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से नियंत्रण विहीन हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग और मंत्री का कोई उसमें पकड़ नहीं है। मंत्री की लापरवाही और खासकर मैं समझता हूं कि उनकी कार्यक्षमता जो है ही नहीं कि उस विभाग को संभाल सके। अब देखिए, झारखंड में ट्रेजरी घोटाले का मामला सामने आया। अप्रैल मई 2026 में यह मामला सामने आया है और जिसमें कि सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का आरोप है। यह घोटाला मुख्य रूप से बोकारो, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, देवघर, रामगढ़ और चाईबासा जिले में हुआ है और वहीं से ये पूरा मामला भी सामने आया है। जेएमएम ने कहा है कि यह घोटाला बीजेपी के कार्यकाल से शुरू हुआ था और आज जाकर के इसका पता लगा है। वहीं बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जांच का आदेश सेलेक्टिव ट्रेजरी को दिया गया है। किसी के कार्यकाल में जिस भी अफसर ने गड़बड़ी की, साहब आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपकी सीआईडी है, आपकी एसआईटी है, गिरफ्तार कीजिए ना। पर इनको डर है, इनको पता है ना कि जिस तरीके से चारा घोटाले में एक पत्र लिखने पर और पूरे किंगपिन होने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री के जेल जाना पड़ा था, संभवतः झारखंड में भी यही इतिहास दोहराया जाएगा। इसीलिए जांच की गति को बिल्कुल धीरे कर रहे हैं साहब और सीबीआई और ईडी से जांच कराइए। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और पैसे हम वापस लेंगे, रिकवरी करेंगे। सरकार का पैसा है तो निश्चित रूप से एक कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री में दिखता है और जो भ्रष्टाचार, जो घोटाले चले आ रहे थे पिछली सरकार से, उसका पर्दाफाश हुआ है।
देखिए, बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर के राजनीति सरगर्मियां अब तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी जल्द ही इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने उड़ान सेवा शुरू नहीं होने के लिए बोकारो स्टील प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। श्वेता सिंह ने आरोप यह लगाया है कि अगर उड़ान सेवा शुरू नहीं हो पा रही है तो इसकी सबसे कमजोर कड़ी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि SAIL। कोई कड़ी है एयरपोर्ट शुरू ना होने में, तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। जनता को गुमराह करना एक बात है, राजनीति करना एक बात है, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होना चाहिए कि पब्लिक को सही पिक्चर दिखाना कि कब तक एयरपोर्ट शुरू हो, हम क्या क्या होमवर्क कर रहे हैं एयरपोर्ट शुरू कराने में, हमारा क्या होमवर्क है, कब तक शुरू होगा, होगा भी कि नहीं होगा। खबर अब आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने नशे के लिए पैसे ना मिलने पर अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल पिता को MGM अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उसे बाहर रेफर कर दिया गया। पुत्र जो है अपने पिता को चापर से मार कर जख्मी कर दिया है, जिससे इलाज है तो PCR की मदद से MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। उसका बेटा से जो पूछता किया क्यों मारे, तो बोल रहा है कि अपने पिताजी को क्यों मारे, तो उसका कहना है कि मेरा पिताजी नहीं था। बोले तो कौन था, तो बोल रहा है कि भूत था वो। इसी बीच देखिए, हजारीबाग से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बताएं, जहां घायल बार्किंग डिनर का रेस्क्यू किया गया है। जंगल से भटक करके गांव को पहुंचा था, ग्रामीणों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के समय ग्रामीण घायल हुए हैं, स्वस्थ होने के बाद हिरन को छोड़ा गया। DFO ने लोगों से यह अपील की है कि जंगली जानवर की सूचना देने की अपील की गई है। इचाक प्रखंड क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। हजारीबाग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंगल से भटक करके हिरन पहुंचा, ग्रामीणों ने सुरक्षित उसका रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के समय ग्रामीण घायल भी हुए हैं, हालांकि स्वस्थ होने के बाद हिरन को छोड़ दिया गया। वन्य जीव प्राणी की रक्षा के लिए ग्रामीणों ने एक अच्छी पहल की है और एक बार्किंग डियर को बचाने का काम किया है। बता दें कि यह जो एक हिरन की प्रजाति होती है, दरअसल अभी हम देर रात्रि हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत जगड़ा जोगीडी गांव में है और यहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने नेक काम किया है। आखिर कैसे गांव की तरफ जो है ये डियर पहुंचा और ग्रामीणों ने कैसे रेस्क्यू कर उसे वन विभाग को सौंपा है, सीधे हम ग्रामीण से जानेंगे। भैया कैसे पहुंचा था, आपने क्या कुछ किया? ये हमारे गांव से 1 किलोमीटर के दूरी में गांव जंगल पड़ता है, वहां से गांव की तरफ आया और गांव से एक घर में घुस गया। तो वहां से लोग कुछ ग्रामीण इकट्ठा होकर उसको पकड़े और वन विभाग को सौंप दिए। मैंने हम पकड़े कैसे घर में घुस गया, 9, 10, 12, 15 बकरी था, उसके अंदर में घुस गया, उसको रस्सी बांध के हम रखे। उसके बाद उसको कुछ न किए, उसको रख दिए, वन विभाग के हम जमा दे दिए। ये वन बकरा के नाम से जाना जा रहा है, वो आया हुआ है, तो किसी एक के घर में घुस के वो बकरी सबके साथ में मिल गई। तो उससे हम लोगों को संदेह हुआ कि ये बकरी सबको मार सकती है या फिर कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो हम लोगों ने सोचा उसको रेस्क्यू करके एक मतलब सही व्यवस्थित रूप से उसको मतलब रखा जाए। गर्मी के कारण पानी की समस्या जानवरों में ज्यादा होती जा रही है, तो ये भी अपील करेंगे कि अपने बाहर में भी जहाँ जहाँ हो हौदा वगैरह में पानी की व्यवस्था भी कर दें। यदि उस तरह हो, जानवर बाहर से यदि आवे उसको पिए और वो चले जाए। करते हैं धनबाद के केंदुआ डी की, जहां धरती अब खतरा बन गई है। जी हां, केंदुआ डी की बात कर ले तो केंदुआ में फिर से भूधसान होने से हड़कंप मच गया। अचानक धनबाद बोकारो सड़क पर गोल्फ बन गया और इस गोल्फ में बारिश का पानी तेजी से समा रहा है, जिससे कि भूमिगत आग धधकने लगी, जहरीली गैस निकलने और गोल्फ का दायरा बढ़ने की आशंका है। हर तरफ डर का माहौल हो गया है। BCCL के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फिर भूधसान, कब होगा समाधान? बार बार भूधसान, आफत में जान। केंदुआ डीह में फिर तबाही का मंजर। बड़ा सवाल, कब तक जाती रहेगी जान?
तबाही की ये 3 तस्वीरें, तारीख भले ही अलग हो लेकिन मंजर एक है। एक जख्म भरता नहीं तब तक दूसरा जख्म मिल जाता है। जो एक कभी न भरने वाला नासूर बना जा रहा है, कोयलांचल में जारी भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही के संकेत दे दिए हैं। नए भूधसान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है, जिससे राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों की कमर टूट गई है। सड़क के अस्तित्व पर आए इस संकट ने धनबाद और बोकारो के बीच के संपर्क को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया है। जी हां, ये तस्वीरें केंदुआ थाना क्षेत्र की हैं, जहां धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर पहले से बने गोफ के पास एक नया गोफ बन गया है। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह धंस गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने एहतियातन मुख्य मार्ग को दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया है। इससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। और जिला प्रशासन का नाकामी यहाँ साफ नजर आ रहा है। पिछले 15 दिनों से इन्होंने क्या साइंटिफिक रीजन नहीं जान पाया? क्या इन्होंने वैज्ञानिकों की टीम से बात नहीं किया? मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का मनसा साफ नहीं है। इन लोगों का मनसा है कि यहाँ का लोग उजाड़ दे। बार बार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए जिला प्रशासन और बीसीसीएल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि प्रबंधन सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है, जबकि आम जनता की जान जोखिम में है। लोगों को यहाँ हमेशा डर बना रहता है, कब जमीन धंस जाए कोई भरोसा नहीं। उनकी जान चली जाए, इसकी चिंता प्रशासन को और बीसीसीएल को नहीं, बल्कि वो और खौफ पैदा करके उनको उस जगह से भगाना चाहते हैं, जिससे कि वो जल्दी से भाग जाए और हम वहां से कोयला निकाल करके बेचें। बता दें, केंदुआ का ये इलाका लंबे समय से डेथ जोन बना हुआ है। 15 अप्रैल को इसी जगह पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। पिछले साल 31 नवंबर में भूमिगत खदान में विस्फोट के बाद जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई थी। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि समस्या केवल भूधसान की नहीं, बल्कि अधूरी पुनर्वास योजनाओं और प्रशासनिक लापरवाही की भी है। अब सवाल उठता है कि कब तक कोयलांचल में मौत के गड्ढे खुलते रहेंगे? क्या अब भी नहीं जागेगा प्रशासन, या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और झारखंड में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और बांग्लादेश से मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब साफ देखने को मिल रहा है। राज्य समेत पूरे राज्य में मौसम अचानक से बदल गया है और जिले में तेज बारिश दर्ज की गई है। इस बदलाव के कारण राजधानी रांची में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में 6 मई तक आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। में एक बार फिर मौसम में बदलाव हुआ है। 6 मई तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी। हालांकि सुबह से थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन पिछले 24 घंटे में झारखंड में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। झारखंड में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और बांग्लादेश से मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर साफ दिखने लगा है। गुरुवार को रांची समेत पूरे राज्य में मौसम अचानक बदल गया और कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं कल यानी शुक्रवार को इसका बदलाव भी देखा गया है। अधिकतम तापमान में 8 से 7 डिग्री तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि अगर हम बात करें आज सुबह की, तो थोड़ी सी जरूर राहत लोगों को मिली है, चूंकि देर रात भी बारिश हुई थी। तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को इस गर्मी से निजात मिली है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 6 मई तक मौसम का इसी तरह का साफ तौर पर अनुमान मिलने के संकेत दिए जा रहे हैं। रांची से निरंजन सिंह। देखिए, जामताड़ा में जनगणना 2027 से पहले चरण के लिए मकान सूची और भवन गणना शुरू कर दी गई है। जनगणना प्रक्रिया को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन स्व गणना पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। पहले चरण की गणना का काम 1 मई से 15 मई तक किया जाएगा और इसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक घर घर जाकर के मकान सूची और आवास गणना को पूरा किया जाएगा। गणना 2027 का जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है। इसमें जो पहला चरण में जो जनगणना होना है, उसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना किया जाना है।
तो पहला चरण स्टार्ट हो गया है और 1 मई से 15 मई तक सेल्फ इन्यूमरेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज भी मैंने अपना सेल्फ इन्यूमरेशन किया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, जिससे हमारा सेल्फ इन्यूमरेशन का जो कार्य है, जो प्रथम चरण में कार्य है, वो सफल हो। और इसके बाद 16 मई से 14 जून तक जो आपने सेल्फ इन्यूमरेशन किया है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा हमारे इन्यूमरेटर्स के द्वारा। 2011 के बाद अब पहली बार हमारे देश में जनगणना हो रहा है, जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। देवघर में समर्पण और सेवा की एक मिसाल देखने को मिली है, जहां समीर मिश्रा और उसकी टीम पिछले 10 सालों से जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध करा रही है। ताजा मामला में सरवा मोहतोड़ी के रहने वाले कुंदन शर्मा, जो कि 25 अप्रैल को सड़क हादसे में घायल हो गए थे, उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी और उनके लिए टीम ने तुरंत रक्त की व्यवस्था भी की। समीर मिश्रा अब तक हजारों लोगों को रक्त उपलब्ध करा चुके हैं और स्वयं भी कई बार रक्तदान कर चुके हैं। खुशनुमा पल है, विनायक भैया के सहयोग से मैं आज अपना रक्तदान कर पा रहा हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप पढ़े होंगे कि सेवा परमो धर्म, सभी धर्म से ऊपर है। हमारा ये मानव सेवा मुझे बहुत रोमांचित और बहुत अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कराता है कि हम किसी के, मेरा रक्त किसी के कुछ काम आ रहा है। सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान महादान, बहुत अच्छा महसूस करेंगे सर। आज हमारे ब्लड से अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो हमें भी कल किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। सभी लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपका ब्लड नया बनते रहता है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप खाना खाएंगे, ब्लड बनेगा, वेस्ट निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ब्लड अगर आप पहले तो 60 साल की उम्र तक दिया जाता था, अभी तो 65 साल की उम्र तक आप स्वस्थ हैं तो ब्लड दे सकते हैं। और मैं समस्त लोगों से यही आह्वान करूँगा कि ब्लड का रिप्लेसमेंट ब्लड ही है, कोई सिंथेटिक प्रोसेस से ब्लड बनाया नहीं जाता है। तो हर लोग आगे आएँ, मानवता को सहयोग करें, इंसानियत की ज़िंदगी जिए, इंसान के लिए जिए। ये बहुत अच्छा कर्म है, रक्तदान महादान करके देखिए, अच्छा लगता है। चलिए खबर अब आपको सिमडेगा से बताते हैं, जहां नगर भवन में भारत की जनगणना 2027 को लेकर के स्वगणना कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। उपायुक्त ने स्वगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। स्वगणना अभियान में नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ही मकान और परिवार से संबंधित जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे और इसके बाद घर घर सर्वे के लिए आने वाले गणना कर्मियों को डाटा संकलन में काफी सुविधा होगी। 2027 के प्रथम चरण के रूप में हम लोग 16 मई से मकान सूचीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले उसकी पूर्व प्रक्रिया के रूप में आज से 1 मई से 15 मई तक स्वगणना का कार्यक्रम है। तो उसी को जागरूकता अभियान फैलाने के लिए और सभी हमारे जो ऑफिसर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग स्वगणना में जुड़ें और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपने इन्फॉर्मेशन को भर दें। इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे कार्यक्रम किया। तो आपके माध्यम से सभी से अपील है कि हर व्यक्ति अपने घर के आराम से, अपने घर की सुविधा से, अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से इन इन्फॉर्मेशंस को भर सकता है। और देखिए, रामगढ़ जिले की बेटियां ओलंपिक 2036 में भारत में प्रस्तावित ओलंपिक को ध्यान में रख करके जूडो की कड़ी तैयारी कर रही है और उनका लक्ष्य देश के लिए मेडल जीतना और भारत का नाम रोशन करना है। खिलाड़ी अभी से जूडो के दांव पेंच अपना रही है, उसे सीख रही हैं और नियमित अभ्यास भी कर रही हैं। लड़कियों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री की पहल से उन्हें प्रेरणा मिली है, उन्हें बेहतर कोचिंग और सुविधा भी दी जा रही है, जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। रामगढ़ जिला के अंदर में एसोसिएशन की तरफ से, रामगढ़ जिला का जूडो एसोसिएशन, आपका उसू एसोसिएशन की तरफ से भी उनका एकेडमी चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर काम किया जा रहा है अभी, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो लड़कियों को ऊपर लेके आना, लड़कियों को सशक्त बनाना। क्योंकि अभी मिशन 2036 ओलंपिक को भी हम लोग का टारगेट है ऐसा कि तब तक हमारे इतने बच्चे आ जाएं कि काफी बच्चे हमारे मेडलिस्ट आ जाएं, क्योंकि हमारा इंडिया ही रिप्रेजेंट करेगा उसको 2036 को। ये प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हम लोग जो प्रस्तावित 2036 ओलंपिक होने वाला है हमारे देश में, उसके लिए सर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग गर्ल्स पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जूडो को आगे बढ़ाने के लिए।
और हमारा सपना है कि प्रधानमंत्री के सपने को हम लोग पूरा करें और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की बच्चियां मेडल लेके आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2036 के मिशन को पूरा करने के लिए रामगढ़ जिले की लड़कियां अभी से ही जूडो में यहाँ आप देख सकते हैं कमाल दिखा रही हैं। इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी छोटी लड़कियां हैं लेकिन 2036 को ध्यान में रख करके यहाँ पर इनकी तैयारियां जो है वो चल रही है। अभी हम सीधे इनसे बात करने वाले हैं। जूडो ओलंपिक खेल है, 2036 की तैयारी अभी से शुरू है। यस सर, हम जो पीएम मोदी द्वारा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया ओलंपिक गेम्स जो इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है, हम सभी बच्चे उसी के लिए अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। हमें सारा सपोर्ट हमारी टीम के, हमारे टीचर्स और हमारे स्कूल के द्वारा मिला जा रहा है, जिससे हम ताकि मेडल जीतने में सक्षम हो और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करें। ट्रेनिंग आपको मिल रही है? यस। आप जूडो में पार्टिसिपेट कर रही हो? यस सर। ओलंपिक खेलना चाहती हो? यस सर। इसके लिए ट्रेनिंग चल रही है पूरी? यस सर। मिशन 2036 तो जूडो में हो? यस। तो जूडो आपको पसंद है? यस। 2036 की तैयारी है अभी से? मेडल जीतना देश के लिए। यस। तो देख सकते हैं बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं। मिशन 2036 के तहत यहाँ पर इनकी तैयारियां चल रही हैं। चूंकि यहाँ पर भारत में 2036 में प्रस्तावित ओलंपिक खेल होने हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो मेडल जीते और इसमें खूब नाम कमाए। तो इसकी तैयारी रामगढ़ जिले में चल रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।